Today's topic is Ohm's law, and this is very important in context of electricity. It is very important. So first we will state it and then we'll try to explain and understand this. It was stated by George Simon Ohm. ये बंदे का नाम है जिसने ओम्स लॉ स्टेट किया था, और इसी बंदे के नाम पे हम जो सिंबल बनाते हैं वो ऐसे करके जो ओम का सिंबल बनाते हैं वो इसी के नाम से है. It was stated that at constant physical conditions like temperature, देखिए जब आप ओम्स लॉ को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आप टेम्परेचर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का, एंड जो लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वायर की जो लेंथ है वो, और टेम्परेचर, ये तीनों चीज़ें आप सेम रखने की कोशिश करेंगे. आर कॉन्स्टेंट देन अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर. आपने मान लो अगर ये कोई एक कंडक्टर लिया हुआ है, इसके थ्रू वो कह रहा है कि अगर आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे, करंट फ्लो होगी, तो दैट करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट, या पोटेंशियल डिफरेंस. अब देखो, अब तक मैंने आपको दो बातें बताई हैं, और वो दो बातें क्या थी? एक तो V था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू. एक मैंने बताया है करंट आपको I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. तो ये इन दोनों चीज़ों को रिलेट करता है. देखो बेसिकली फर्स्ट लेवल पे सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने यहाँ पे एक 5 वोल्ट की बैटरी लगाई तो जो करंट फ्लो होगी मान लो वो कितनी है, I1. अब यहाँ पे डॉटेड का मतलब है कि एक बार में या तो ये बैटरी कनेक्टेड है या फिर ये वाली बैटरी कनेक्टेड है, और फिर तीसरे केस में मैंने ये वाली बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर दी है. तो ये कहना चाहता है कि अगर आप क्या कर रहे हो, वोल्टेज की वैल्यू चेंज करते जा रहे हो, पहले आपने 5 वोल्ट अप्लाई किया, फिर आपने 10 वोल्ट किया, फिर आपने 15 वोल्ट किया, तो वो ये कह रहा है कि जो करंट की वैल्यू है वो भी आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी. अब एक बात सोचो, जो अब तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि हाँ भाई ये बात सही होगी या नहीं होगी? अगर आपको लगता है कि ये बात सही नहीं होगी तो मैं आपको बताता हूँ कि एक बात देखो, आपने वोल्टेज को कैसे डिफाइन किया था? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चार्ज को मूव करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है वो क्या है? वोल्टेज है. चलो जी, करंट क्या है? वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर सेकेंड, वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर सेकेंड कितना चार्ज मूव करता है आपका, वो क्या है? आपकी करंट है. अब एक बात देखो, करंट में क्या होना है? चार्ज को मूव कराना है. करंट का मतलब क्या है? करंट का मतलब है मूविंग चार्ज. और वोल्टेज का मतलब क्या है? वर्क डन टू मूव चार्ज. ठीक है. अब एक बात देखो, अगर आपके पास चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन ज़्यादा है तो करंट भी तो ज़्यादा फ्लो होगी. ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई. बड़ी बैटरी है आपके पास, तो 5 वोल्ट की बैटरी अपने यहाँ से निगेटिव प्लेट से चार्ज जाएगा ऐसे और पॉजिटिव पे आएगा वायर के थ्रू होते हुए. तो ये बैटरी कितना काम कर सकती है? ओनली 5 जूल पर कूलम, और ये 10 जूल पर कूलम, और ये 15 जूल पर कूलम. तो ये तो क्लियर हो रहा है भाई. जब आपके पास हर एक कूलम चार्ज के लिए यहाँ पे 5 जूल वर्क अवेलेबल है, यहाँ पे 10 अवेलेबल है, और यहाँ पे 15 अवेलेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे करंट ज़्यादा होगी. I3 आपके पास सबसे ज़्यादा होगा, I2 उससे कम होगा, और I1 सबसे कम होगा, क्योंकि I1 वाली बैटरी एक कूलम चार्ज के ऊपर 5 जूल ही कम कर पा रही है. अगर 5 जूल ही काम कर पा रही है तो फिर वो चार्ज भी धीरे धीरे मूव करेगा, तो करंट भी कम ही आएगी. 10 वोल्ट की ज़्यादा करेगी, 15 की और भी ज़्यादा करेगी. तो जब आपने उस प्रोपोर्शनल डॉ को खोला, I प्रोपोर्शनल टू V, तो आपके पास क्या आ गया? I इज इक्वल टू V इंटू 1/R, और आपने मल्टीप्लाई कर लिया, और V इज इक्वल टू IR. अब देखो इसमें ना कई बार आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि यार सर ऐसे बता रहे हैं और मैंने बुक में तो V प्रोपोर्शनल टू I पढ़ा था. दोनों केसेस आपके पास सही हैं, दोनों में कोई गलती नहीं है, बट ये वाला थोड़ा ज़्यादा करेक्ट है. और ज़्यादा करेक्ट इसलिए है कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इनपुट अप्लाई करते हैं तो वो वोल्टेज होती है, और जो आउटपुट आता है आपका वो करंट की फॉर्म में होता है.
क्योंकि वोल्टेज तो आपकी बैटरी में है ही है, हमेशा से ही आप वोल्ट मीटर लगा के चेक कर सकते हो या मल्टीमीटर लगा के चेक कर सकते हो। लेकिन करंट तभी फ्लो करती है जब आप बैटरी को किसी के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हो, किसी अप्लायंस के थ्रू। V इज इक्वल टू आई आर, आर आपका क्या है, कांस्टेंट है, वो आपका रेजिस्टेंस है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो क्या है, रेजिस्टेंस आपका एक हिंड्रेंस है, एक ऑब्स्टेकल है करंट के पाथ में जो कोलिजन की वजह से होता है, और वो कोलिजन कौन कराता है, आपके एट आयंस और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम बात करते हैं ओम्स लॉ की, तो ओम लॉ के बेसिस पे कंडक्टर हमारे दो टाइप के हैं, एक तो ओमिक कंडक्टर है और एक हमारे पास नॉन ओमिक कंडक्टर है। तो ओमिक कंडक्टर्स हमारे पास वो वाले होते हैं जो क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। मीन्स आप वोल्टेज बढ़ाते जाइए इनके अक्रॉस, सिमिलर रेशियो में आपकी करंट भी इंक्रीज करती चली जाएगी। और दूसरा केस आपके पास क्या होता है कि आपका ये वाला हो गया ओमिक वाला, ये है आपका नॉन ओमिक। इसमें आप देख रहे हैं कि आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो, यहाँ तक तो चल रहा था नॉर्मल, उसके बाद जैसे ही आपने वोल्टेज यहाँ पे बढ़ाई, ये करी, तो करंट आपकी बढ़ गई और ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ पे जाने के बाद तो करंट आपकी और ज़्यादा बढ़ गई, और इस पॉइंट पे वोल्टेज में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों पॉइंट के, लेकिन करंट में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए कितनी करंट हो गई है। तो ये नॉन ओमिक कॉन्टैक्ट है आपके पास। अब आपके पेपर में बोर्ड में जनरली कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई ये आपके पास एक ग्राफ है, यहाँ पे V और I, यहाँ पे आपको दो ग्राफ दिए होंगे ऐसे R1 R2 करके, R1 R2 इस तरीके से ग्राफ देगा और आपसे पूछेगा ये बताओ कौन सा रेजिस्टेंस आपके पास ज़्यादा है। तो ये आपका होमवर्क है, इसे आपको करके देखना है कि ये